नमस्कार दोस्तों, सरकारी परीक्षा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। आप सब लोगों ने वो न्यूज सुनी होगी। न्यूज ये है कि भारत में एक बड़ी डिस्कवरी हुई है, एक बड़ी खोज हुई है यूरेनियम को लेकर। जी हाँ, भारत में यूरेनियम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र मिला है राजस्थान के अंदर, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है और पूरा भारत देश इस न्यूज से खुश है, होना भी चाहिए। बिकॉज ये न्यूज ऐसी है कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी की रिक्वायरमेंट को भी बहुत हद तक पूरी करने वाली है। बिकॉज भंडारण ऐसा है, खोज ऐसी है यूरेनियम की, जो आने वाली पीढ़ी के एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में न्यूज क्या है, यूरेनियम की ये डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, राइट, और यूरेनियम एनर्जी के पर्सपेक्टिव में कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्चुअल न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है कि राजस्थान के रोहिल खंडेला तहसील में, ये देखिए यहां पे खंडेला तहसील जो है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो वहां पे ये बात की गई है कि ये डिस्कवरी मिल चुकी है। मतलब सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खंडेला तहसील में ये डिस्कवरी की गई है। तो ये लोकेशन, जगह आप अच्छे से याद कर लीजिए, राइट। और बताया ये जा रहा है कि ये जो डिस्कवरी है, ये जो खोज है, इस खोज में हमें लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम एंड अदर रिलेटेड मिनरल्स मिलने की संभावना है। देखिए कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है यूरेनियम एंड अदर रिलेटेड मिनरल्स की। दोस्तों, जब भी बात होती है किसी मिनरल के, मिनरल साइट की, मिनरल माइंस की बात होती है, जब भी नए साइट की डिस्कवरी होती है, तो सिर्फ क्या होता है, एक मिनरल नहीं मिलता है, कई सारी चीजें वहां मिलने की संभावनाएं होती हैं, राइट। तो यहाँ पे यूरेनियम जो है उसकी मात्रा ज्यादा बताई जा रही है, साथ में अदर रिलेटेड मिनरल्स भी वहां पे मिल सकते हैं, राइट। तो ये मोटी न्यूज है, आप इसको दिमाग में रखिए। राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में खंडेला तहसील में ये डिस्कवरी की गई है और बोला जा रहा है कि 12 मिलियन टन यूरेनियम एंड अदर मिनरल्स मिलने की संभावना है, राइट। तो ये जगह और क्वांटिटी आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए, अब ये डिस्कवरी तो हो गई है, अब डिस्कवरी होने के बाद आगे क्या क्या होगा आगे, या किस तरीके से हमें ये और ज्यादा खुश करेगी ये डिस्कवरी। मतलब ये डिस्कवरी होने के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या है वो भी समझना जरूरी है ना। तो देखिए यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जा चुका है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है कि भैया ऐसा है, आप माइनिंग कर सकते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा भी आप करना चाह रहे हो बिल्कुल करो, बिकॉज ये देश हित में है ना। अब इसमें कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो लेटर ऑफ इंटेंट तो जारी किया जा चुका है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो बॉडीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी तो भाई कंफर्मेशन चाहिए, उनकी भी तो आपको राय सलाह लेनी पड़ेगी, है ना। तो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे यही आता है कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट तो जारी कर दिया, लेकिन क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इस चीज का अप्रूवल आपको देता है। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा काम होना है अप्रूवल के टर्म में, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा ये अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है कि भैया ये माइनिंग आप तभी कर सकते हो जब हम अप्रूव करेंगे। बिकॉज एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि कहीं पर्यावरण को भयंकर नुकसान न पहुंचे। बिकॉज पर्यावरण से ही हम सांस ले पा रहे हैं, पर्यावरण से मिलने वाले रिसोर्सेज ही हमारी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रूवल होगा, या यूं कह लें कि एक बहुत बड़ा स्टेज होगा। जैसे ही हम इस स्टेज को पूरा करेंगे, मतलब कंफर्मेशन अप्रूवल मिलने के बाद, हम यहाँ पे एक तरीके से काफी हद तक अपने इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, राइट। तो अप्रूवल मिलने के बाद भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी, राइट। क्या लेनी पड़ेगी? एनओसी लेनी पड़ेगी। अब भैया एनओसी किससे लेनी पड़ेगी, आप सोच रहे होगे। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने तो भाई अप्रूवल दे दिया, और अब किसकी एनओसी लेनी है ना। तो एनओसी जो है वो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी लेनी पड़ेगी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे ये है कि
आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहां से कहां से कूद रहा है ना। तो देखिए, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करते हैं, उनके पास अपने अधिकार होते हैं, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको भी आपको मानना पड़ेगा, है ना। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई हमारे क्षेत्र में ये आता है, हमारे पूरे स्टेट के लैंड में ये जो लैंड है वो हमें कुछ ज्यादा ही रेवेन्यू दे सकती है, मतलब उसका जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उसके हिसाब से अगर वो एनओसी देती है तभी आप ये चीज कर पाएंगे। अगर वो एनओसी नहीं देती है तब आप वहां पे ये चीज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको भी आपको लेना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी। फिर आता है रिसर्च। जैसे ही आप एनओसी ले लोगे, आप माइनिंग करने बैठोगे, तो वहां पे और भी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। माइनिंग करते समय साइमल्टेनियसली आपको रिसर्च भी जारी करती रहनी पड़ेगी, मतलब जारी रखना पड़ेगा। बिकॉज जैसे मैंने शुरू में आपको बोला कि यूरेनियम के साथ अदर मिनरल्स मिलने की भी संभावना है। तो वो जो अदर मिनरल मिलने की संभावना है वो ऐसे तो सामने हमारे आ नहीं जाएगा, है ना, कि भैया ये कोई हीरा मिल गया, हमको चमक दिखाई दे दी कि यार भाई वहां तो हीरा पड़ा है, यहाँ हीरा भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है, हीरा मिलेगा तो बिल्कुल चमकेगा, हमको दिखाई देगा। लेकिन जो अदर मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को पहचानने के लिए हमें रिसर्च करते रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे किस तरीके का कंपोजिशन मिल रहा है, लेयर टू लेयर, है ना, डेप्थ टू डेप्थ। ये एक रिसर्च का पार्ट साइमल्टेनियसली ये चलाते रहना पड़ेगा, राइट। फिर अगर माइनिंग होने भी लगेगी, राइट, तो वहां पे एक एक पूरे का पूरा सेटअप करना है, उस पूरे के पूरे सेटअप में मैन पावर भी लगेगी, राइट। एंड ऑब्वियस सी बात है कि मैन पावर का मतलब यहां पे है कि वहां पे जॉब्स क्रिएट होंगी, राइट। तो जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट क्या है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल। ये भी बहुत अच्छे से याद रखिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्रिविएशन फॉर्म में कई बार पूछ लिया जाता है ना, तो इसके फुल फॉर्म को भी पूछा जा सकता है। और इससे रिलेटेड डिस्कवरी इसी के टर्म में पूछ सकता है कि इसने अभी हाल ही में कौन सी डिस्कवरी की है ना। तो ये आप दिमाग में रखिए। तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहां पे जॉब्स का भी क्रिएशन होगा, राइट। बिकॉज जब माइनिंग होगी तो पूरे माइनिंग सेटअप के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, है ना। एंड ऑब्वियस सी बात है, मैन पावर का मतलब है जॉब्स क्रिएशन, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां बताया जा रहा है कि यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो मोर देन 2,500 पीपल रहेंगे, राइट। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट है 3,000 करोड़ इन दिस स्टेट। देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, 3,000 करोड़। ये जब इन्वेस्टमेंट होगा तो डेफिनेटली माइनिंग जो है वो अच्छी हो पाएगी और माइनिंग में साइमल्टेनियसली रिसर्च भी चल पाएगी, राइट। तो ये है मतलब डिस्कवरी होने के बाद का प्रोसेस, ये सारी चीजें होनी है, राइट। चलिए अब यहां पे अगर हम समझना चाहें कि हमारे देश में इस समय यूरेनियम की कितनी माइंस अवेलेबल हैं, जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं वो कहां कहां पे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो यूरेनियम माइंस हैं बेसिकली वो जादूगुड़ा झारखंड में है, काफी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में एक दूसरी साइट है दैट इज भाटिन, राइट। एंड एक है नरवा पहाड़, झारखंड में ही है। और एक है टूरमडी, झारखंड में ही है। और एक है तुर्मा लपेली, आंध्र प्रदेश में, राइट। तुम्मा लपेली आंध्र प्रदेश में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप दिमाग में रखिए। अब राजस्थान जो है वो इंडिया का 3rd स्टेट बन चुका है जहां पे यूरेनियम का इतना बड़ा भंडार मिला है, राइट। तो राजस्थान जो है वो क्या है, राजस्थान इज द 3rd स्टेट वेयर यूरेनियम विच इज कंसीडर्ड वन ऑफ द रेयर मिनरल्स इन द वर्ल्ड बीन फाउंड, राइट। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में झारखंड में ऑलरेडी एक तरीके से माइनिंग की जा रही है, आंध्र प्रदेश में की जा रही है। अब राजस्थान एक बड़े रिजर्व के रूप में उभरा है। ये जो डिस्कवरी हुई है राजस्थान को एक बड़े यहाँ पे साइट के रूप में स्टैब्लिश करता है, राइट। अच्छा, ये बात हो गई जगहों की कि कहां कहां इंडिया में मिल रहा है, राइट। अब अगर हम समझना चाहें कि जो यूरेनियम है आखिर है क्या, यूरेनियम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम
क्यों इसको इतना मूल्यवान समझ रहे हैं, पूरी दुनिया क्यों इसको इतना मूल्यवान समझती है, या किसी भी देश के पास अगर इसका डिस्कवरी होती है, उसके पास इसका रिजर्व है इस रिसोर्स का, तो क्यों वो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जा रही है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूरेनियम जो है वो एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो सिंबल यू से करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 92, राइट। और देखिए, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है, फिर क्या होता है, कई सारे एलिमेंट्स अपने आइसोटोप्स रखते हैं, है ना। आइसोटोप्स का मतलब क्या है कि वहां पे एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है ना। तो ये जो एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट आता है, तो इस डिफरेंस की वजह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंस आ जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ जाता है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ जाता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है कई बार, राइट। जैसे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लें सिंबल के रूप में और एटॉमिक नंबर के रूप में। और आइसोटोप मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। तो अगर हम यूरेनियम की बात करें, नेचुरल यूरेनियम की बात करें, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 238, और जो हम नेचुरल यूरेनियम पाते हैं उस नेचुरल यूरेनियम में जो परसेंटेज होता है 238 आइसोटोप का, दैट इज ऑलमोस्ट 99.27%। और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज 235 यूरेनियम, जो कि 0.72%, एंड अदर वहां पे होता है यूरेनियम 234 भी होता है, राइट। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 234 वो यहाँ पे इस परसेंटेज में लाई करता है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट मिलता है, मेजर पार्ट मिलता है दैट इज 99.27%। ये नेचुरल यूरेनियम की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो जो नेचुरल मिनरल मिलता है, कई बार वो एकदम से प्योर नहीं मिलता है, ये भी आप दिमाग में रखिए। उसमें इंप्योरिटीज रहेंगी दूसरे एलिमेंट्स की, दूसरे कंपाउंड्स की, और कई बार खुद के मॉलिक्यूल में ही आइसोटोप के रूप में वो इंप्योरिटी मानी जा सकती है। इंप्योरिटी वो दूसरे मॉलिक्यूल के टर्म में नहीं है, वो खुद के आइसोटोप के टर्म में इंप्योरिटी है। खुद के टर्म में क्यों इंप्योरिटी है? बिकॉज मैं अगर आपको बताऊं तो 238 एंड 238 यूरेनियम जो है वो आसानी से, या यूं कह लें फिजिबल यूरेनियम नहीं है, राइट। मतलब इस यूरेनियम का हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज नहीं कर पाते हैं, और 235 जो है वो आसानी से यूज कर लिया जाता है, या आसानी से फिजिबल होता है। तो देखिए, अब यूरेनियम हमें मिल गया, बहुत सारी क्वांटिटी मिल गया, लेकिन उसमें मैक्सिमम पार्ट किस में निकल गया? 238 में। और हम यूज किसको करने वाले हैं रिएक्टर में? 235 को यूज करने वाले हैं। तो उस हिसाब से ये हमारे लिए इंप्योरिटी हो गई कि नहीं हो गई? मतलब हमारी इच्छा ये थी कि भाई हमें जो मिला है उसमें ज्यादा पार्ट क्या हो? 235 का हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बाय नेचर में ये जो कॉम्पोजिशन देखने को मिल रहा है दैट इज 235 यूरेनियम, राइट। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारे देश में झारखंड और आंध्र प्रदेश में माइनिंग की जा रही है यूरेनियम की, वो लो ग्रेड की यूरेनियम है, बहुत अच्छा यूरेनियम नहीं है। और वो अच्छा और लो ग्रेड का मतलब मेरा बेसिकली यहीं पे है। ये जो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं वो यहीं से है कि जहां पे 235 यूरेनियम का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, वो उतना ही अच्छा सोर्स होगा, राइट। मतलब वो उतने ही अच्छे ग्रेड का यूरेनियम होगा। तो ये है मोटी बात। आप समझिए कि हम जो यूज करने वाले हैं राजस्थान के रिजर्व में से भी वो 235 को ही यूज करेंगे, लेकिन 238 यूरेनियम ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता है दोस्तों, इसका भी यूज होता है। बताऊंगा आगे कैसे है, राइट। चलिए, तो यूरेनियम जो है उसके कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, राइट। लेकिन 235 ही क्या होता है? फिजिबल होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। फिजिबल का मतलब होता है, फिजाइल का मतलब ये होता है कि ये न्यूट्रॉन मीडिएटर चेन रिएक्शन प्रोपागेट करता है। जब आप इसमें रिएक्शन स्टार्ट करा देते हैं न्यूट्रॉन की मदद से, होता क्या है कि यूरेनियम 235 में आप न्यूट्रॉन की एक तरीके से बम्बार्डिंग कर देते हैं, या उसको न्यूट्रॉन के इंटरेक्शन में लाते हैं, राइट। तो न्यूट्रॉन क्या करता है? इसके न्यूक्लियस को फिजन कर देता है, राइट, उसको तोड़ देता है, उसको दूसरे एलिमेंट्स में तोड़ता है। कैसे तोड़ता है आगे देखेंगे। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फिजाइल प्रॉपर्टी।
और ये प्रॉपर्टी है 235 यूरेनियम में अच्छे से होल्ड करती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको आप अच्छे से समझ लें, यूरेनियम 235। अच्छा, अगर हम दूसरे आइसोटोप्स की बात करें या सारे आइसोटोप्स की बात करें, यूरेनियम के सारे आइसोटोप्स की बात करें, तो बेसिकली इसको हम दो तरीके से देखेंगे। एक है नेचुरल यूरेनियम और एक है आर्टिफिशियल यूरेनियम। जी, तो यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम जो है वो 238 एक है 235, एक है 234, राइट। और मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि यूरेनियम 238 पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी इसकी मिलने की संभावना है ना, जहां पे भी इसकी माइनिंग की जा रही है, 238 हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा, राइट। तो 38, 35 एंड 34 ये नेचुरल आइसोटोप्स हैं, लेकिन आर्टिफिशियल यूरेनियम आइसोटोप्स जो हैं वो यूरेनियम 236, 33 एंड यूरेनियम 32, ये आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं। अब आर्टिफिशियल कैसे हो जा रहे हैं? बिकॉज इनका क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, या यूं कह लें कि इनको हम एक तरीके से कन्वर्ट करते हैं जब दूसरे रिएक्टर्स में, यूं कह लें कि हम ब्रीडर रिएक्टर्स का जब यूज करते हैं या वहां पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का हम यूज करते हैं, तब वहां पे इन यूरेनियम के बनने के चांसेस रहते हैं, राइट। कैसे है थोड़ा सा आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है कि यूरेनियम क्या था, क्या है, और यूरेनियम के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, राइट। नेचुरल रूप से कौन से हैं और आर्टिफिशियल यूरेनियम कौन सा है। सिर्फ यूरेनियम ही नहीं दोस्तों, आप अच्छे से जान लीजिए कि हमारे पास जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, उन नॉन एलिमेंट्स में से कुछ नेचुरल एलिमेंट्स हैं और कुछ जो है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, यानी कि कुछ जो है लैब में बनाए गए हैं, कुछ इंटरमीडिएट रिएक्शंस में बने हैं, राइट। कुछ एक तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बनते हैं। तो ये चीज भी आप दिमाग में रखिए, राइट। आपको ये नहीं मान के बैठ लेना चाहिए कि हमारे पास अगर इतने एलिमेंट्स हैं तो ये सारे के सारे नेचर में मिलते हैं, राइट। मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में मुझे बताइए कि हमारे पास टोटल कितने नॉन एलिमेंट्स हैं, उन नॉन एलिमेंट्स में से कितने नेचुरल एलिमेंट्स हैं और कितने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, कमेंट में मुझे बताइए जरूर, राइट। तो ये 3 सवाल हैं आपसे, है ना, तो इसको आप जरूर बताइएगा। ये आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि यूरेनियम जो है वो किस तरीके के रिएक्शन को प्रोपेगेट करती है। हम जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करते हैं वो एक्चुअल में इसी रिएक्शन की बात करते हैं। कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलता है दोस्तों। सीन ये है कि जब आपने यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की तो के क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाएगा और 2 नए एलिमेंट तैयार हो जाते हैं वहां पे, और वो है क्रिप्टन एंड बेरियम। अब देखो यहाँ पे इसका ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है, राइट। इसका एटॉमिक जो मास है दैट इज 92, एटॉमिक नंबर 36, और बेरियम का एटॉमिक मास 141 एंड एटॉमिक नंबर 56, राइट। अब होता क्या है कि जब ये दोनों निकलते हैं, ये दोनों बनते हैं, तो वहां पे एनर्जी भी रिलीज होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बनता तो बहुत चीज है ना, लेकिन बीच में क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, बीच में बत्ती जल रही है, और यही एनर्जी हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। डायरेक्टली आप इसको यूज नहीं करोगे, लेकिन यही हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा पाती है। प्रोसेस होता है उसका, है ना, प्रोसेस में नहीं जाएंगे बहुत डिटेल में कि कैसे पावर रिएक्टर्स, कैसे थर्मल पावर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बिजली पैदा करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, उसको कभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। रिएक्शन को सिर्फ आप समझिए कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो हम रिएक्शन यूज करते हैं, जो हम फ्यूल यूज करते हैं, उस फ्यूल में किस तरीके की रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन समझना है आपको। तो वो रिएक्शन कुछ ऐसी है दोस्तों। यहाँ पे यूरेनियम 235 जब स्प्लिट होता है तो क्रिप्टन बेरियम में स्प्लिट होता है, एनर्जी निकलती है, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और यही न्यूट्रॉन्स फिर अगले यूरेनियम जो एटम्स हैं उनको स्प्लिट कराने में हेल्प करते हैं, मतलब उसमें यूज होते हैं। आप देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन ने इसको स्प्लिट कराया था, अब यही न्यूट्रॉन क्या कराएंगे, अगले यूरेनियम एटम्स को स्प्लिट कराएंगे, राइट। इस तरीके से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर यहाँ पे ये बनेगा, इस तरीके से ये एक चेन रिएक्शन बनती जाती है, राइट। लेकिन
होता क्या दोस्तों कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि यहाँ पे निकलने वाले न्यूट्रॉन भी बहुत फास्ट हो जाते हैं कई बार। तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर में हम वहां पे न्यूट्रॉन मॉडरेटर का भी यूज करते हैं ताकि इन न्यूट्रॉन की गति को धीमा किया जा सके और इनको कंट्रोल्ड मैनर में यूज किया जा सके, ताकि यहाँ पे न्यूट्रॉन और यूरेनियम एटम के बीच में इंटरेक्शन हो। भैया अगर न्यूट्रॉन बहुत तेजी से निकल जाएगा तो इंटरेक्शन कहां से हो पाएगा, है ना। अगर आपको अपने रास्ते में अपने दोस्त से मिलना है, आपने अपने दोस्त को देखा, आपकी गाड़ी 120 के हिसाब से चल रही है, 100 के हिसाब से चल रही है, तो कहां से इंटरेक्शन हो पाएगा। आप देख ही नहीं पाओगे कि आपका दोस्त खड़ा हुआ था वहां पे, आपके दोस्त ने आपको हाय बोला, हेलो बोला, है ना। तो इंटरेक्शन होने के लिए स्पीड का स्लो होना जरूरी है ना। तो ये चीज है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। जब ये एक रिक्वायर्ड स्पीड पे रहेगा न्यूट्रॉन, तो अभी यहाँ पे इसके साथ क्या कर पाएगा, रिएक्ट कर पाएगा, इसको स्प्लिट कर पाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड न्यूट्रॉन मॉडरेटर्स, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, रिएक्शन जो है वो कंट्रोल्ड रहती है। अगर वहां पे हम मॉडरेटर्स का यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। और जब रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होती है तो वही फिर एक विस्फोट का कारण बनती है, यानी कि हमारा जो रिएक्टर है वो रिएक्टर ना होके एक एटॉमिक बॉम्ब हो जाएगा, राइट। तो ये है, इसको आप जब समझिए रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे थोड़ा सा हमने अगर कंट्रोल कर लिया तो वो हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। तो ये हमारे लिए डिजास्टर्स भी है और यूजफुल भी है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने समझ लिया। और यही रिएक्शन क्या करती है, हमारे जो रिएक्टर्स हैं उनसे बिजली पैदा कराने में हेल्प करते हैं, राइट, और हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो इंडिया में इस समय जो पूरी की पूरी पावर जनरेशन हो रही है उसमें ज्यादातर जो पार्ट जनरेट हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट्स के वजह से हो पा रहा है, यानी कि उन प्लांट्स में कोयले का यूज ज्यादातर होता है। और करीब 2.25% ही जो एनर्जी मिल पा रही है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से मिल पा रही है, राइट। तो इतने में अब आप समझ जाइए कि ये डिस्कवरी राजस्थान के अंदर, ये जो डिस्कवरी हुई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू पावर जनरेशन कितना बढ़ जाएगा अगर राजस्थान के अंदर हमें एक हाई ग्रेड का यूरेनियम मिल पा रहा है, राइट। तो होगा क्या कि इंडिया में इतना एक तरीके से रिजर्व हमारे पास हो जाएगा कि हम आने वाले 40 से 50 सालों तक अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे, राइट। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों आपको, यूरेनियम के साथ ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे जुड़ा हुआ है, वो है यूरेनियम 238। हम जब यूरेनियम रिएक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली आप समझिए यूरेनियम 235, राइट, जो कि उसी का आइसोटोप है। और यूरेनियम 238 जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे समझाऊंगा कि 238 ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता, उसका भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक नई अवधारणा है, वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में हम क्या करें दोस्तों कि हम यूरेनियम 238 को भी यूज कर सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। तो ये एक एडवांटेज है। कैसे यूज करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, वो अगले कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन बेसिक जानकारी आप यही समझिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर थोरियम एक इंपॉर्टेंट हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि यूरेनियम की तरह ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन थोरियम जो है उसको यूरेनियम की तरह एनर्जी देने के लिए या यूरेनियम की तरह एफिशिएंट बनाने के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज थोरियम में काफी लंबा प्रोसेस होता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, राइट। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि इंडिया जो है अभी पूरी तरीके से सक्षम है, राइट। जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं थोरियम का है, यूरेनियम का है और कोयले का जो भंडारण है, इन सब से हम जरूर बिजली आगे पैदा कर पाएंगे। सिर्फ जरूरत है टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स लगाए जाने की, राइट, इस अवधारणा को अडॉप्ट करने की, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्कवरी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लग रहा है कि इसके टर्म में कुछ और बनना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजली कैसे बनती है, तो वो सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको समझाई जा सकती हैं। प्लीज कमेंट करिए, जरूर मैं आपके लिए बनाऊंगा वीडियो और आपके लिए वो डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, राइट। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।